Assalamualaikum students. This is again Sir Tariq here. Today I have brought a lecture for class 9th student. Subject is chemistry and my lecture will be based on chapter number 2 chemical combination. So I hope so student you have done your previous work in your copies. Okay, I want proper work of chapter number 1. Now today we are going to start chapter number 2 chemical combination. Okay, and this is the first part of the video. It is not possible to send all the topics in one video, so I am going to divide the explanation of this chapter in two parts. So this is part 1. Okay, and part 1 of chapter number 2. The title is केमिकल कंपोजिशन. सही है, तो ये वीडियो अच्छी तरीके से देख लेना है स्टूडेंट. यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ें समझाने वाला हूँ इस वीडियो में. एक तो इसमें कुछ लॉज हैं स्टूडेंट, और एक यानी पहला टॉपिक हमारा क्या हो गया, हमने डिफरेंट लॉज केमिस्ट्री के जो है वो स्टडी करने हैं इस चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 2 में दिए गए हैं. और इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो हमारा बनेगा वो बनेगा केमिकल रिएक्शंस का, कि जब केमिकल आपस में कंबाइन होते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो उनके कितने तरीके से कंबाइन हो सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट. सही है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट लेते हैं. ये मैंने कुछ पिक्स इधर रखी हुई हैं, वही समझाऊंगा आपको. सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये पढ़ना है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो कितने लॉज हैं यहाँ पे, 4 लॉज दिए हुए हैं आपको. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी इसका दूसरा नाम है. सही है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और उसके बाद है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. तो इन्हीं लॉज को हम 1 बाय 1 जो है समझेंगे. सही है, आपकी अटेंशन चाहिए मुझे ड्यूरिंग द वीडियो, बिल्कुल जो है ध्यान से देखना. इसी जितना अच्छा समझ आएगा उतना ही अच्छा याद कर सकते हो. तो पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को से स्टार्ट लेंगे स्टूडेंट. सही है, तो ये 4 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 में, तो जो है तवज्जो रहनी चाहिए आपको आपकी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में आपको इसकी स्टेटमेंट होगी. स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है किसने दिया, और उसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन किसने करी. तो किस केमिस्ट ने प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन जो है करी इन सारी लॉस की, तो वो इम्पॉर्टेंट है. इसकी स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है. और अगर कोई डायग्राम क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी लॉ से रिलेटेड बनी हुई है तो यहाँ पर वो भी आप बनाओगे. सही है, सबसे पहले आ जाते हैं स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसकी स्टेटमेंट रीड करूँगा, समझाऊँगा. इट स्टेट दैट mass is neither created nor destroyed during a chemical reaction. सही है, पहली मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ दी. इसका मतलब ये है किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम जो मैस होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते. वो बिफोर द केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन सेम रहता है. सही है स्टूडेंट, इसकी एग्जाम्पल जो दी हुई है यहाँ पे क्या दी हुई है, आयरन इंक्रीज इन वेट on rusting because of its combination of oxygen from the air and increase in weight and exactly equal to the weight of oxygen combined. तो ये जब आयरन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो इसका जो इसका मैस है वो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन जो है सेम रहेगा. आगे आपको इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि आयरन जब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन हुआ तो आयरन ऑक्साइड तो बन गया, लेकिन आयरन का मैस जो है अपनी जगह सेम रहेगा. सही है, वो मास ना तो कम हो सकता है ना ही ज़्यादा हो सकता है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है यहाँ पे जो लेवॉइजर ने हमें बताया हुआ है वो उसका क्या मकसद है कि वेट बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम, या मैस जो है बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम.
सही है। इसके बाद इसकी प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन आ जाएगी। लैंडोल्ट की देख लो, एस शेप ट्यूब से लैंडोल्ट ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। इसने एस शेप ट्यूब ली 2 लिम्स के अंदर, एक लिम के अंदर यानी 2 पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं एच के, तो इसको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड लिम्स। तो एक लिम के अंदर इसने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट रखा और दूसरी लिम के अंदर इसने HCl रखा। उसके बाद इसने बग़ैर हिलाए इसका वेट कर लिया, बग़ैर हिलाए जो वेट आया इसका वो इसने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इसने इस ट्यूब को, ये जो एच शेप ट्यूब आपको नज़र आ रही है, इसको इसने शेक किया। शेक करने से या कह लो उल्टा कर लिया, तो इसका जो लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो गया। AgNO3 और HCl 2 लिक्विड आपस में, ये 2 केमिकल जो हैं आपस में मिक्स हो गए। उसके बाद मिक्स होने के बाद इसने दोबारा वेट किया, यानी इसने बिफोर द रिएक्शन वेट किया और आफ्टर द रिएक्शन वेट किया। तो इसने क्या ऑब्जर्व किया, रिजल्ट क्या आया इसका, के वेट ऑफ द केमिकल बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन सेम। सही है। नीचे क्वेश्चन दी हुई है, वहाँ पर ये यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में जो है रिएक्ट कर गए। AgNO3 और HCl ये जो है आपका एक तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। सही है स्टूडेंट। आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ोगे तो यहाँ पे पार्टनर एक्सचेंज होगा इन दोनों के, लेकिन वेट जो है इनका बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन या मास बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन जो है सेम रहेगा। जैसे कह लो 40 ग्राम अगर रिएक्शन करने से पहले है तो 40 ग्राम ही आफ्टर द रिएक्शन होगा। अब इसकी जो स्टूडेंट पार्ट 2 में वीडियोस हैं उसमें आपको फार्मूला मास वगैरह या सारी चीज़ें जो है उसके अंदर पार्ट 2 में या न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई समझने वाली चीज़ होगी तो वो आपको फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है या मोल नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो है इसका जो सेकंड पार्ट होगा वीडियो में उसमें आपको समझाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको ये टॉपिक समझाए जा रहे हैं। सही है। तो ये समझ आ गया स्टूडेंट, mass कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन आ जाएगा। स्टेटमेंट रीड करूंगा स्टूडेंट, समझाऊंगा आपको। स्टेटमेंट नंबर 2 इसकी मैं रीड कर रहा हूँ। व्हेन डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू गिव अ प्योर कंपाउंड द रेशियो बिटवीन द masses ऑफ दिस एलिमेंट विज ऑलवेज रिमेन्स द सेम। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ूंगा या आपको नहीं, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या कह रहा है कि पानी को आप कहीं से भी लेकर आओ, दरिया से लेकर आओ, समंदर से लेकर आओ या फिर कुएं से लेकर आओ या किसी कहीं से भी वाटर को या लैब के अंदर बना लो, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो है रेशो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है वो हमेशा सेम रहेगा, 1:8 रहेगा। अगर एक पार्ट हाइड्रोजन का होगा तो 8 पार्ट किसके होंगे, ऑक्सीजन के होंगे। ये वाटर का फॉर्मूला है H2O का। एग्जाम्पल देख लो, उसमें लिखा हुआ है H2O, उसके नीचे 2 लिखा हुआ है। 2 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो वाटर का जो मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास जो होता है वाटर का 1 होता है। तो 1 को आप 2 एटम दिए हुए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 2 आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन का यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कुछ नहीं दिया हुआ नीचे, तो 1 होता है। तो 1 को इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करोगे 16, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 तो 16 हो जाएगा। इन दोनों को एक ही टेबल से कैंसिल करो, 2 और 16 को, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सही है। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 1:8। यानी हम कहीं से भी पानी लेकर आएंगे या लैब में बनाएंगे, सी वाटर होगा या फिर आपका रिवर वाटर होगा या किसी भी जो है फ्रेश वाटर होगा, तो वहाँ पे जब भी हम उसको जो है टेस्ट करेंगे तो हमें हमेशा हाइड्रोजन का 1 पार्ट मिलेगा वाटर के अंदर और ऑक्सीजन के जो है 8 पार्ट मिलेंगे। तो ये 1:8 हम इसे पढ़ेंगे कि कहीं से भी हम पानी को बनाते हैं या जिस तरीके से भी वाटर को तैयार करते किया जाता है तो वो यही सेम रेशो में रहता है। सही है। यही ऊपर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, तो आपको चीज़ समझ आ जाए कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट बोलते हैं हमेशा एक जैसे रहने को। सही। और कंपोजिशन किसे बोलते हैं कि वाटर किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है स्टूडेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसकी मैं एग्जांपल पढ़ देता हूँ, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अब ये जॉन डल्टन ने 303 में दिया है लॉ ऑफ ये लॉ। इट स्टेट दैट 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, द masses of one element that combine with the
fixed mass of the other element are in a ratio of a small whole number or simple multiple ratio। सही। अब ये कह रहा है कि स्टूडेंट एग्जाम्पल मैं इसकी समझा देता हूँ तो देख लो क्या है, कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। रेशियो ऑफ डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कह रहा है कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर दो चीज़ें बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। तो इसकी मैं जो एग्जांपल है वो रीड करता हूँ। कार्बन जिसका सिंबल सी है फॉर्म्स टू स्टेबल कंपाउंड विद ऑक्सीजन नेमली कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एक कंपाउंड में दो एटम है, एक कंपाउंड में ऑक्सीजन का अगर कुछ नहीं होता, CO में ऑक्सीजन का एक एटम है और कार्बन डाइऑक्साइड में दो एटम है। द रेशो बिटवीन डिफरेंट मासेस ऑक्सीजन इन अ टू कंपाउंड। अब ये बोल रहा है ऑक्सीजन का रेशो निकाल लो। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके दो कंपाउंड तो बना लिया उसने, यहाँ पे आप किसका रेशो निकाल रहे हो? द रेशो बिटवीन डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन इन द टू कंपाउंड विल फिक्स मास ऑफ कार्बन। कार्बन का मास तो 12 ही रहा, यानी कार्बन के एटम तो नहीं बढ़े ना, कार्बन C करके है, C करके है दोनों जगह पे। सही है, इसके C2 तो कहीं नहीं लिखा हुआ, C लिखा हुआ है। तो फिक्स मास किसका है? कार्बन का। और ऑक्सीजन का मास क्या हुआ? तो स्टूडेंट ये समझ आ गया कि H2O इज़ अ जनरल फार्मूला ऑफ, हमेशा वाटर का यही फार्मूला पढ़ोगे कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज़ H2O। सही है। ऑक्सीजन के मास में यानी कार्बन ऑक्सीजन जब कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, C के साथ मिलके CO बनाया तो उसका मास था 16, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो उसका मास क्या है? 32। सही है। तो ये एक दूसरे टेबल से कैंसिल करो, 16 और 32 एक टेबल में आते हैं क्या? 16 वन ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। तो इसका मास क्या बना? मास का रेशो क्या बना? ऑक्सीजन के मास का रेशो 1:2 विच इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशो। सही है स्टूडेंट। तो ये एक्सप्लेनेशन है आपकी ये इस स्टेटमेंट की। तो एक स्टेटमेंट याद करोगे आप और एग्जाम्पल याद करोगे। जितनी अच्छी एग्जाम्पल समझ आ जाएगी ना आपको, तो वो स्टेटमेंट खुद ब खुद समझ आएगी कि कहना क्या चाह रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टेटमेंट रीड करता हूँ। इसकी भी एग्जाम्पल जितनी अच्छी समझ आएगी उतनी स्टेटमेंट फिर समझ आएगी। व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स A एंड B कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। सही है। इस एग्जाम्पल में थर्ड एलिमेंट क्या है? सही है। और दो एलिमेंट कौन से हैं वो देख लेते हैं। फिक्स कौन सी चीज़ रह रही है? विद द फिक्स मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट। सही है। द प्रोपोर्शन इन विच दिस एलिमेंट कंबाइन विद E विल ईदर इन द सेम रेशो और सम मल्टीपल ऑफ इट। एग्जाम्पल समझते हैं मैं स्टूडेंट। यहाँ पे कार्बन एग्जाम्पल में स्टूडेंट क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि कार्बन और यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या बताया हुआ? हाँ, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। फिर उनका रेशो निकाला हुआ है मैसेस का। यानी आप देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है, उधर लिखा हुआ है पहले लेफ्ट हैंड साइड पे CH4। सही है। तो कार्बन का जो मास हमने लिया वो 12, कार्बन यहाँ पे C1 है। अगर कुछ नहीं होता नीचे लिखा हुआ होता है C1। तो कार्बन का जो 1 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है पीरियोडिक टेबल में? 1 होता है। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4 आ जाएगा। सही है। तो इन दोनों को एक टेबल से कैंसिल करो, 4 वन ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 3:1। कार्बन का 3 हो गया यहाँ पे मास का रेशो, और हाइड्रोजन का 1 हो गया। अब इधर आ जाओ, राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड पे जो है आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो सही है। तो हमने नोट किसे करना? ऑक्सीजन को। इधर हमने कार्बन को नोट किया कि कार्बन का रेशो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का रेशो चेक करना है क्या है? हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो गए। तो ऑक्सीजन का रेशो यहाँ पे 8 निकल रहा है। सही है। जब मासेस को जो भी है फार्मूला मास कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सही है ना। तो फार्मूला मास हमने 16 रख दिया इसका ऑक्सीजन का, और ये हाइड्रोजन का फार्मूला मास कितना है? 2 है। सही है। एटॉमिक मास कह लो या फार्मूला मास कह लो, मॉलिक्यूलर मास कह भी कह सकते हैं यहाँ पे, 2 और 16। तो 2 और 16 को एक टेबल से कैंसिल करो, क्या आंसर आ रहा है? 1:8। सही है। अब ये याद रखना। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का जो रेशो निकला है वो 8 निकला है, और दूसरी तरफ कार्बन का जो रेशो निकला है हाइड्रोजन से कंबाइन होकर वो 3 रखा है, 3 निकला है। सही है रेशो। अब आप जब कार्बन और ऑक्सीजन को नीचे मिला देंगे, जो ट्राइंगल के नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे जब कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करोगे तो उनके जब मासेस लोगे और आपस में एक टेबल से कैंसिल करोगे, 12 और 32 आई थिंक किस टेबल से कैंसिल हुआ हुआ है? ये 4 3 ज़ा 4 के टेबल से कैंसिल हुआ हुआ है। 12 और 32, 4 3 ज़ा 12, ये दोनों
किस टेबल में आते हैं, दोनों नंबर एक टेबल में आने चाहिए। तो 3 और 8 ये जो आंसर आया कैसे आया, 4 के टेबल से जब 12 और 32 को डिवाइड किया। यहाँ पर जो रेशो आ रहा है कार्बन और ऑक्सीजन का वो बिल्कुल ऊपर वाले ही जैसा है। जब हमने कार्बन को हाइड्रोजन के साथ मिला के मीथेन गैस बनाई थी तो कार्बन का रेशो क्या था, 3 था। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का नीचे जो है ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, CO2 बनाया, तो कार्बन का रेशो यहाँ भी 3 आया। अब इस साइड पर देखो ऑक्सीजन का रेशो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है राइट हैंड साइड पर ट्राइंगल के। फिर नीचे देखो उधर भी 8 आ रहा है। तो ये बताने का मकसद था इनका। आप स्टूडेंट तो जो भी डिटेल ली है आपके सामने हो उसमें यही बात बताई हुई है, सही है। रेशो कंपेयर किया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का। बाद जो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। मैंने बताया था आपको कि लॉस होंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला सिंथेसिस या एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एग्जाम्पल दूंगा और इसकी पिक्चर्स स्टेटमेंट भी आएगी आगे, वो समझाऊंगा। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कंबक्शन रिएक्शन, ये क्या होते हैं, सही है। हमें कैसे पता चलेगा इनमें फ़र्क क्या है कि कौन सा रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। तो इक्वेशन की फॉर्म में एक रिएक्शन लिखा जाता है। अब हमारे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है स्टूडेंट, ये रिटन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यही चीज़ सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में मिल रही हो और कोई तीसरी चीज़ें बना रही हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे पास आ गया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन को देख लो, स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, द रिएक्शन इन विच अ केमिकल सब्सटेंस डिकम्पोजेज इनटू 2 मोर सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक चीज़ कोई कंपाउंड जो है बना हुआ कंपाउंड कैसे बनता है, दो चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे हाइड्रोजन, जैसे वाटर है वो H2O उसका फार्मूला है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, सही है। तो अगर हम हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं तो क्या होता है, सही है। तो यहाँ पे एग्जांपल हाइड्रोजन वाटर की जगह क्या है, CaCO3। CaCO3 का जब हम ब्रेक करेंगे तो दो चीज़ें बनेंगी, CO2 और CaO, कार्बन डाइऑक्साइड की। एक कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हाई टेम्परेचर पे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें बनेंगी, दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट दो चीज़ों में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में, सही है स्टूडेंट। ये यहाँ समझ आ गया होगा। आगे मैंने इसकी पिक्चर्स भी ली बताई हुई आपको टू मेक यू अंडरस्टैंड मोर। आगे पिक्चर्स आने दो तो आपको और पता ये क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा कि आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या चीज़ है। ये पिक्चर को देख लो, इसके अंदर एटम्स हैं Cl और Na आपस में जुड़े हुए हैं, तो सही है। तो क्या बनाया हुआ था, NaCl बनाया हुआ था इन दोनों ने। तो ये डिकम्पोज होके किन दो चीज़ों में टूट गया, Cl और Na, यानी Cl और Na हमारे पास वापस आ गए। तो ये रिएक्शन जिसमें कोई कंपाउंड दो चीज़ों में टूट जाए या ब्रेक हो जाए कंपाउंड किसी चीज़ में, हो क्या कौन सा रिएक्शन कहलाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आएगा स्टूडेंट, देखें क्या आ रहा है। ये हमारे पास आ गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस द इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो जैसे 2 + 5 = 7, सही है। तो 7 ये क्या चीज़ हो गई, ऐड कर लिया हमने दो चीज़ों को मिला के एक नई चीज़ बन जाए, ये क्या कहलाता है, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जनरल इक्वेशन हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ये बताया हुआ है कि जैसे मैंने कहा 2 + 5 तो इन्होंने कहा A + B = AB, सही है। तो रिएक्शन के नीचे वो देख लो, केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिलाया हुआ है और क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रही है, सही है। रिएक्शन बिटवीन यहाँ पे दिया हुआ है मेटल और नॉन मेटल कह लो। मेटल क्या चीज़ है, मैग्नीशियम, नॉन मेटल ऑक्सीजन है। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट यहाँ पे दी हुई है। सिंथेसिस रिएक्शन मैंने कहा था कि दो चीज़ें मिला के बन रही हैं तीसरी चीज़, और एडिशन रिएक्शन का नाम ही सिंथेसिस रिएक्शन है। ये देख लो एक और पिक्चर दी हुई है, यहाँ पे क्या बन रहा है, C+O2 गिव्स CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो चीज़ों को मिला के स्टूडेंट एक नई चीज़ फॉर्म हो रही है, दो चीज़ों को ऐड करके एक नई चीज़ बन रही है। तो दिस इज़ कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन इन केमिस्ट्री और एडिशन रिएक्शन इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट देख लो स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सही है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले एग्जांपल समझा दूं फिर स्टेटमेंट पे आता हूँ स्टूडेंट। एग्जांपल में क्या कह रहा है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड कॉपर ऑक्साइड इज टर्न्ड रेड ऑन हीटिंग द पिंक कलर कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड ऑन कूलिंग। तो Fe इज़ अ सिंबल ऑफ आयरन एंड CuO क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया।
यहाँ पे क्या डिस्प्लेस, क्या चीज़, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक चीज़ अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चली जाए। तो ये बिफोर द रिएक्शन देखो Fe + CuO है, जो ये बीच में लाइन डली हुई होती है एरो की, ये आफ्टर द इसके बाद जो सिंबल्स लिखे होते हैं वो आफ्टर द रिएक्शन होते हैं, पहले लिखे होते हैं बिफोर द रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो है Fe और CuO जब आपस में मिले तो Fe ने जो है वो रिप्लेस कर दिया किसको, Cu को। सही है, आगे देख लो Cu अलग हो गया आफ्टर द रिएक्शन और FeO बन गए। तो Fe एक और, अब ये देख लो पिक्चर के अंदर यहाँ पे क्या है, Zn + CuCl2। तो कौन सी चीज़ किसको रिप्लेस कर रही है, सही है, सिंगल रिप्लेसमेंट ये होता है कि कोई एक चीज़, कोई एक एलिमेंट जो है, कोई एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे पहले जो था बिफोर द रिएक्शन वो क्या है, CuCl2 था हमारे पास, सही है, कॉपर क्लोराइड था और प्लस जिंक था, तो जिंक ने Cu को रिप्लेस कर दिया। तो आफ्टर द रिएक्शन एरो के बाद देखो क्या रिएक्शन बन रहा है, ZnCl बन रहा है और Cu अलग से बैठा हुआ है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब उसकी स्टेटमेंट रीड कर लेना, समझ आ जाएगी। यहाँ पे आ जाओ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे दो चीज़ें रिप्लेस होंगी, यानी सबसे आखिर में चला जाता हूँ इक्वेशन में, NaCl + AgNO3 को ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर पार्टनर एक्सचेंज हो जाएंगे। जो Ag है वो Cl के साथ लग जाएगा और Na है जो है वो NO3 के साथ लग जाएगा। तो अगर मैं NaCl को रिएक्ट कर रहा हूँ AgNO3 के साथ तो दो चीज़ें बन रही हैं, एक NaNO3 और AgCl, तो दोनों के पार्टनर आपस में एक्सचेंज हो गए। ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीज़ें आपस में अपनी जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह पर जा रही हैं। सही है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, द रिएक्शन इन विच बोथ द रिएक्टेंट आर डिकम्पोज्ड, दोनों टूटते हैं, एंड एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू फॉर्म 2 न्यू कंपाउंड्स। तो ये दो नए कंपाउंड बन जाते हैं स्टूडेंट के, NaNO3 और AgCl3, यहाँ पे दो न्यू कंपाउंड कहलाएंगे। सही है, अब इसकी एग्जाम्पल चेक कर लो। एग्जाम्पल मैंने रखी हुई है यहाँ पे, क्या एग्जाम्पल में क्या रखा हुआ है, MgO + CaS। तो यहाँ पे Mg किसके साथ था, O के साथ, सही है, बिफोर द रिएक्शन, और Ca किसके साथ था, S के साथ। सही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, कौन से पार्टनर एक्सचेंज हो गए, S चला गया Mg के पास और O चला गया Ca के पास। तो इस तरीके से जनरल फॉर्म इसकी भी देख लो, क्या AB + CD, क्या हमें लिखनी नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। ये तो केमिकल फॉर्म में जो चीज़ें होती हैं जैसे MgO + CaS, ये हमने यहाँ पे ये याद करनी होंगी, या जो रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट के साथ केमिकल फॉर्म में ही लिखा जाएगा, केमिकल इक्वेशन ही में लिखा जाएगा जो आप एग्जाम्पल दोगे। तो जनरल फॉर्म सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दी गई है कि AB + CD है स्टूडेंट। तो जो B का पार्टनर था वो क्या था, कौन था, A था। तो अब B का पार्टनर जो है वो किससे, D के पार्टनर से जो है वो कंबाइन हो जाएगा। D का पार्टनर यहाँ पे बिफोर द रिएक्शन था C, तो C भी हो गया और AD हो गया, यानी दोनों के पार्टनर आपस में एक्सचेंज हो गए स्टूडेंट। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है डबल डिस्प्लेसमेंट में कि AgNO3 और NaCl है, तो यहाँ पे ये पहले भी समझा चुका हूँ स्टूडेंट। नीचे अनदर एग्जांपल है K2SO4 और BaNO3 टेकन ट्वाइस, सही है, गिव्स KNO2O3 + BaSO4। तो स्टूडेंट ये तो डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे दोनों के पार्टनर एक्सचेंज हो रहा है। सही है, ये ऊपर वाली एग्जांपल में AgNO3 और NaCl में Ag चला जाएगा Cl के पास, जो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड, और NO3 जो था वो Na के साथ कंबाइन होके बनाएगा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। ओके स्टूडेंट, अब देखें नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सा आता है यहाँ पे, नंबर 4 पे क्या रह गया, कंबक्शन रिएक्शन। अच्छा, कंबक्शन रिएक्शन स्टूडेंट मैं आपको इजीली वर्डिंग्स में समझा देता हूँ। कंबक्शन रिएक्शन क्या होता है, कंबक्शन का मतलब होता है बर्निंग, जलना, सही। और कोई भी चीज़ जलती कब है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी आप कोई भी वुड लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो या चूल्हे की आग जला रहे हो, चूल्हे की आग को क्या बोलते हैं, मीथेन गैस होती है CH4। तो वो जलती क्यों है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो कंबक्शन रिएक्शन जब भी किसी के साथ बनेगा या कंप्लीट होगा
तो वहाँ पे कंबक्शन रिएक्शन, जब भी कोई चीज़ जलती हुई नज़र आएगी इसका मतलब वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एयर है, यानी ऑक्सीजन मौजूद है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इट कंबक्शन रिएक्शन पॉसिबल वहीं पर ही होगा जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद होगी। अगर किसी वैक्यूम में जाओगे, कोई वैक्यूम में कोई रिएक्शन जलाने की कोशिश करोगे जहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, तो वो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगी। तो CH4+O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस डेल्टा H। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ भी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं एग्जाम्पल में स्टूडेंट कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि कंबक्शन रिएक्शन कब होगा, जब तीन चीज़ें आपस में मिलेंगी, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। सही है। फ्यूल क्या हो गया, पेट्रोल हो गया या कोई मिट्टी का तेल हो गया। ऑक्सीजन मौजूद है हवा में। सही है। अब माचिस की तीली से जब आग लगाओगे, उससे मैच स्टिक से जब आप आग लगाएंगे तो जो है कंबक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कोई चीज़ जलना शुरू हो जाएगी। आई होप सो स्टूडेंट ये टॉपिक आपको समझ आ गए हैं। सही है। होमवर्क के टॉपिक्स होमवर्क आपको दे दिया जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता से कर लो। सही है। कॉपीज़ में उतार लो और अपने नाम के साथ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देना। सही है स्टूडेंट। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी आपको, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सही है। इसका पार्ट 2 रह गया, वो मैं आपको सेंड कर दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।